हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है इंडो ग्रीक शासन या हिंद यूनानी या हिंद यवन शासन। हमारा विषय है हिंद यवन शासन की प्रकृति और उसके प्रभाव के विषय में चर्चा करना। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में या हम कह सकते हैं मौर्य युग में जो प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा था भारत में, उसमें हिंद यवन आक्रमण एक प्रमुख घटना थी। ये बात हमने अपने पिछले जो टॉपिक पढ़ा है शुंग शासन काल, उसमें हमने देखा कि हिंद यवन आक्रमण या हिंद यवन शासकों की सैन्य चुनौती का सामना शुंग शासकों को करना पड़ा और ये उनके लिए एक प्रमुख चुनौती थी शुंग शासकों के लिए। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इंडो ग्रीक शासक कौन थे, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी और मौर्योत्तर काल में किन परिस्थितियों में भारतीय राजनीति में इनका प्रवेश होता है और भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हमारी चर्चा का या हमारे लेक्चर का प्रमुख टॉपिक रहेगा हिंद यवन शासन की पृष्ठभूमि। आप जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना के समय एक प्रमुख परिस्थिति भारतीय राजनीतिक इतिहास में थी, जिसे हम सभी सिकंदर के आक्रमण के नाम से जानते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस ने मध्य एशिया के एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस साम्राज्य के अंतर्गत बैक्ट्रिया और पार्थिया भी थे। बैक्ट्रिया की सामरिक और आर्थिक स्थिति ने इसे महत्वपूर्ण बना दिया था, क्योंकि इसकी सीमा पूर्व में हिंदू कुश और पामीर पर्वत श्रेणियों से, दक्षिण में पेलोपोनेसियाई और अराकोशिया तक, पश्चिम में पार्थिया और कैस्पियन सी तक और उत्तर में ऑक्स नदियों से सुरक्षित थी और ये यूरोप और एशिया के मध्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। तो इसका आर्थिक महत्व भी उसी प्रकार से था जिस प्रकार इसका सामरिक महत्व था और इस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए यवन सेनापति और पदाधिकारी हमेशा तत्पर रहते थे। सेल्यूकस के अक्षम उत्तराधिकारियों के समय उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा और बैक्ट्रिया और पार्थिया उसके साम्राज्य से अलग हो गए। इसी के साथ हम भी देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में भारत में भी राजनीतिक विखंडन के युग का प्रारंभ हुआ और अनेक सीमावर्ती भूभाग जो मौर्य सत्ता के अंतर्गत सीधे केंद्रीय नियंत्रण में थे, वहाँ केंद्रीय प्रभाव शिथिल हुआ और वो सभी स्वतंत्र होने लगे। तो ये दोनों घटनाएं लगभग एक साथ हो रही थी। जहाँ मध्य एशिया में ये समस्त परिवर्तन हो रहे थे और वहाँ हिंद यवन शासन या साम्राज्य के अनेक
कह सकते हैं हिंद यवन साम्राज्य जिसे सेल्यूकस ने स्थापित किया था, तो वो अनेक नवीन शक्तियों में विभाजित हो रहा था। उसी प्रकार से भारत में भी नवीन राजनीतिक समीकरण बन रहे थे। इससे पूर्ववर्ती चैप्टर में भी हमने क्लियर किया था कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। अनेक नवीन साम्राज्य और सत्ताएं अस्तित्व में आ रही थी। तो अब हम कह सकते हैं कि सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों के समय बैक्ट्रिया और पार्थिया का जो स्वतंत्र बैक्ट्रिया और पार्थिया के जो स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य बने, जहाँ बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस प्रथम ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और इस वंश के शासक मध्य एशिया में अपनी शक्ति का प्रसार करते थे और वहाँ इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। लेकिन जब मध्य एशिया की परिस्थितियाँ इनके अगेंस्ट हो गईं और वहाँ ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने में अक्षम हुए, तो ये बैक्ट्रिया के शासक भारत की तरफ बढ़े और अपनी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक बाध्यता के चलते इन्होंने भारत की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार की योजनाएं बनाई और यही अन्य हिंद यवन शासकों के साथ हुआ कि जब तक वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे तब तक तो भारत की ओर रुख नहीं किया। लेकिन जब मध्य एशिया की परिस्थितियां बदली और वहाँ उनकी महत्वाकांक्षाओं का पूर्ण होना संभव न हुआ, तो उन्होंने अपना रुख भारत की तरफ किया और इस प्रकार से भारतीय राजनीति में या भारतीय इतिहास में हिंद यवन शासकों का प्रवेश होता है। और इन हिंद यवन शासकों ने संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, जैसा कि हम विगत लेक्चर्स में समझ चुके हैं गार्गी संहिता और पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में, कि किस प्रकार से भारत का एक बड़ा भूभाग, अनेक साहित्यिक साक्ष्य जो सुंग वंश के विषय में जानकारी देते हैं वो हिंद यवन शासन की घटनाओं का प्रमुख रूप से उल्लेख करते हैं। और ये घटनाएं हमारे सामने स्पष्ट करती हैं कि इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो इन सभी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही थी, दूसरी ओर मध्य एशिया में राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली, और तीसरा हिंद यवन शासकों की स्वयं की महत्वाकांक्षा, इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति जब तक मध्य एशिया में होती रही और चीन की तरफ वो बढ़ नहीं सके चीन की दीवार के कारण, तो भारत की राजनीतिक विखंडन के दौर में भारत की तरफ प्रसार करना उनके लिए अनुकूल रहा और इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने भारत की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार की कदम उठाकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की कोशिश की। और इसी के साथ भारत में हिंद यवन शासन का प्रारंभ हुआ। और किस प्रकार से हम इन हिंद यवन शासकों के इतिहास को जान समझ सकते हैं, तो इनके इतिहास को जानने के अनेक साधन हैं, अनेक स्रोत हैं जिनके आधार पर हम इंडो ग्रीक शासकों को जान समझ सकते हैं। हिंद यवन शासकों का इतिहास अनेक साहित्यिक स्रोतों में मिलने वाले चुटपुट उल्लेखों के साथ साथ ही क्लासिकल लेखकों के विवरण, यवन शासकों के लेखों और
ये भारत के संदर्भ में कहें तो उनकी जो बहुसंख्यक मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, उन मुद्राओं की भूमिका इन शासकों के शासन को, इनके शासन की प्रकृति को, इनके शासन के प्रभाव को जानने में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। महाभारत में भी यवन जाति का उल्लेख मिलता है। हमने पढ़ा था गार्गी संहिता, और मालविका अग्निमित्र भी इसकी तरफ उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार से नागसेन की रचना मिलिंद पन्हो में हिंद यवन शासक मेनेंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच बातचीत का एक पूरा विवरण है। इसी प्रकार से हिंद यवन शासकों के विषय में हमें क्षेमेंद्र की कृति अवदान कल्पलता से भी अनेक जानकारी प्राप्त होती हैं। क्लासिकल लेखकों पॉलीबियस, स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि के विवरण में हिंद यवन शासकों के इतिहास से संबंध अनेक प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हिंद यवन शासकों की बहुसंख्यक मुद्राएं हमें पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। उत्तर पश्चिम में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इन्हीं शासकों ने कराया, और इसके अलावा हेलियोडोरस का बेसनगर गरुण स्तंभ लेख भी भारत में इनके प्रभाव की विषय में प्रकाश डालता है। तो इन सभी प्रमाणों के आधार पर हम इंडो ग्रीक शासकों के राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास को जान समझ सकते हैं, और भारतीय इतिहास में इनकी भूमिका, भारतीय इतिहास में इनके प्रभाव को भी रेखांकित कर सकते हैं। तो इंडो ग्रीक शासकों के इतिहास को जानने के इन सभी साधनों के प्रकाश में हम इंडो ग्रीक शासन की राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपने इस विषय के संदर्भ में जानेंगे, समझेंगे, और हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इंडो ग्रीक शासकों का राजनीतिक इतिहास भारत भूमि पर रहा, और किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित किया, या वे स्वयं भारतीय समाज और संस्कृति से प्रभावित हुए। तो ये एक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनके आधार पर आप इंडो ग्रीक शासन की व्याख्या कर सकते हैं, उन्हें जान समझ सकते हैं। धन्यवाद।